हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सेल्फ अमन पाठक और मैं पॉलिटी की अगली कड़ी में अगला वीडियो लेके हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भारत का संवैधानिक इतिहास का, जो जितने भी अभी तक बताए हैं उनमें अगर देखें तो एक इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ बोलते हैं वो यहाँ से शुरू होता है। क्लियर? तो आइए, हमने कुछ पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक पे बात कर ली थी, कुछ चार्टर एक्ट वगैरह पे। पिछला हमारा था 1784 जो 1784 का एक्ट था, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से द्वैध शासन आया पुनः। तो आइए अब अगला जो इम्पोर्टेंट चार्टर एक्ट है वो है 1813 का चार्टर एक्ट। क्लियर? अब इसमें देखिए क्या होता है, किस तरीके से यह भारत के लिए, स्पेशली भारत की इकोनॉमी के लिए और भारत के सोसाइटी के लिए किस तरीके से ये महत्वपूर्ण साबित होता है, किस तरीके से ड्रास्टिक चेंज करता है। ठीक है? तो हमने बताया था कि जो 1700 पिछले वीडियो में हमने एक पीरियड बताया था, पोर्शन जो इसके बारे में हमने बताया था 1765 से लेकर के 1830। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने कहा कि अंग्रेजों ने सोचा था पहले से कि 1765 से 1813 तक हम वाणिज्यिक चरण में रहेंगे, फिर उसके बाद 1813 से लेके 58 तक औद्योगिक, फिर 1858 से लेकर के 1947 जब तक कि भारत आजाद होता है तो हम उस समय वित्तीय चरण में रहेंगे। तो ऐसा कुछ डिवीजन नहीं था, बल्कि ये एक अपने जो औपनिवेशिक आवश्यकता थी उसके अकॉर्डिंग जो है स्टेप उठाते लेते चले गए अंग्रेज। और उसी को इतिहासकारों ने बहुत सारे 2-3 युगों में बांट दिया कि नहीं, ये वित्तीय चरण है, ये वाणिज्यिक है, ये इस तरीके का चरण। क्लियर? तो जब हम स्पेशली जब इतिहासकारों ने इस तरीके का 3 डिवीजन किया 1765 से 1813, 1813 से 1857, 1857 से 1947, तो उसमें उन्होंने इतिहासकारों ने विशिष्ट गुण देखा कि क्या है, तीनों में किस तरीके से अलग अलग बदलाव होते हैं, अपने शिक्षितों के अनुसार किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट बदलाव करती है। तो जो ये था 1765 से 1813 का चरण, उसे हमने कल बताया था कि वाणिज्यिक चरण कहते हैं। उसमें क्योंकि कंपनी के पास उस समय उनके संसाधन वगैरह नहीं थे, तो कंपनी जो है ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहती थी, राजस्व संग्रह पर ज्यादा से ज्यादा उसका ध्यान केंद्रित था और वह युद्धों को अधिकतर टालना चाहती थी, किसी प्रकार की युद्ध या जन विद्रोह से बचना चाहती थी। तो इस तरीके की चीजें थी। लेकिन जब 1813 का चार्टर एक्ट आता है तो यहां से लेकर के 1858 तक कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे कि पहले इस चरण में किसी जन आक्रोश से बचना चाहते थे। जन आक्रोश कब आएगा? जैसे कि आप भारत की जो परंपरा है उसमें किसी तरीके का जो है इंटरफेयर किया, उसमें किसी तरीके का परिवर्तन किया, तब जो है देखने को मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने किसी तरीके का सोशल जो सामाजिक ढांचा था उसमें किसी तरीके का परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन जब 1813 का चार्टर एक्ट आता है तो इसने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को बल्कि भारतीय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको भी कह सकते हैं कि बहुत हद तक परिवर्तित किया या प्रभावित किया। क्लियर? तो आगे देखते हैं क्या है। तो इसे कहते हैं हस्तक्षेप का चरण, जो 1813 से 1858 तक का जो चरण है इसे बोलते हैं हस्तक्षेप का चरण। किसका चरण? हस्तक्षेप का चरण। क्योंकि इस समय बहुत भारी मात्रा में हस्तक्षेप करती है ब्रिटिश सरकार, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे भूमि को अधिग्रहित करने का मामला हो। ठीक है? तो शासन प्रशासन में किसी तरीके का हस्तक्षेप को डायरेक्ट जो है ले लेना हो, किसी का शासन अपने हाथों में। तो आइए हम बैकग्राउंड को समझते हैं, ऐसा क्यों, आखिर 1813 का चार्टर एक्ट ही क्यों महत्वपूर्ण है। क्लियर? क्यों उसने ही जो है निर्णायक मोड़ खड़ा कर दिया, हो गया, अपने साबित कर दिया भारत के लिए। ठीक है? तो आइए, तो हमने अध्ययन में ये पाया कि जो ब्रिटेन के पूंजीपति थे, कंक्लूजन के तौर पे यही है कि जो ब्रिटेन के पूंजीपति थे उनका सरकार पर बढ़ता दबाव,
सरकार पर पड़ता दबाव। तो किस तरीके से और क्यों ब्रिटेन के जो पूंजीपति थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला निरंतर, और ब्रिटिश सरकार जो थी वो 1813 का चार्टर एक्ट लाने पर मजबूर हो गई। वाई? तो पहला जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो है कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भारत से बेहतर लाभ की प्राप्ति। तो हमने बात किया था कि जब 1764 के बक्सर युद्ध के बाद कंपनी को दीवानी मिली और व्यापार कंपनी को दीवानी मिली तो उसे राजस्व संग्रह वगैरह, तो भारत से ही राजस्व संग्रह एकत्र करती, राजस्व लेती भारत के लोगों से ही, यहाँ के व्यापारियों से, और उसी से जो कंपनी होते हैं, कंपनी के कर्मचारी भी वो प्रोडक्ट परचेज करते, खरीदते और उसे एक्सपोर्ट करते। इसे ही कहा गया है कि भारत से धन का निर्गमन, मतलब हमारे ही पैसे और हमारे ही प्रोडक्ट खरीदे, मतलब उनका तो कुछ लगना ही नहीं। क्लियर? तो इस तरीके से उन्होंने भारत के धन का बहिर्गमन किया भारत से बाहर। ठीक, तो उनको जो कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार में बढ़ता जा रहा था, जो पिछले वीडियो में बार बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे में वो बेहतर लाभ जो है उनको गेन हुआ, प्राप्त किए वो, और जो वो जाते थे ब्रिटेन में तो उनको अलग तरीके से जो है उनको पुकारा जाता था कि शहंशाह है, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड यूज किए जाते थे जो कर्मचारी होते थे उनके लिए। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन के पूंजीपति थे उनमें एक जेलस की भावना आ गई। ठीक है कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग भी पूंजीपति हैं, यहाँ पे इतना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सामान का उत्पादन कर रहे हैं, तो हमें उतना लाभ नहीं मिल रहा है। क्लियर? और दूसरा कि ब्रिटेन द्वारा जो कंपनी थी, कंपनी क्या करती थी, जो ये चरण था 1765 से 1813 का, 1813 के पहले, तो इसमें होता क्या था कि कंपनी बहुत ज्यादा निर्यात करती थी, सूती वस्त्रों का निर्यात करती थी ब्रिटेन को। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे एनसीईआरटी में लिखा गया है कि उनके किचन, उनके बाथरूम, सब कुछ अलमारी सूती वस्त्रों से भरे हुए थे, भरे पड़े थे। मतलब कि कंपनी ने इतना सूती वस्त्रों का निर्यात कर दिया था ब्रिटेन में और अन्य यूरोपीय कंट्री में, तो लोग परेशान हो गए थे। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो इस युग में तो कंपनी ने बहुत भारी मात्रा में निर्यात किया। ठीक, तो लेकिन जो यहाँ के पूंजीपति थे ब्रिटेन के, उनको ये लगता था कि अब वो निर्यात इधर कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, हमें भी तो मार्केट चाहिए, हम कहाँ ले जाएंगे अपना प्रोडक्ट, मैनचेस्टर में कहाँ ले जाएंगे, हर जगह भारतीय उत्पाद कंपनी के जो व्यापारी हैं उनके द्वारा निर्यात किया जा रहा है। तो इस तरीके का दबाव जो है बढ़ता गया ब्रिटेन के पूंजीपतियों का सरकार पर। क्लियर? और जो इम्पोर्टेंट ये है कि नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था, ये पढ़ेंगे आप वर्ल्ड हिस्ट्री में। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री का अध्ययन किया हो बेहतर ढंग से। तो आइए देखते हैं इसको, हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे क्या है। तो सुपरफिशियली इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो जो नेपोलियन बोनापार्टा का नाम सुना होगा आपने, फ्रांस के सम्राट। ठीक है, उन्होंने यूरोप के एक बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार कर लिया था। नेपोलियन कोड भी लागू किया था, नेपोलियन कानून। तो इस तरीके की चीजें थी। तो उन्होंने स्पेशली इसका ज्यादा प्रभाव ब्रिटेन पर पड़ा था। तो ब्रिटेन के विरुद्ध जो है बहुत सारी चीजें किए थे नेपोलियन ने, और नेपोलियन ने इसी क्रम में महाद्वीपीय व्यवस्था भी लागू की थी। तो इससे क्या हुआ था, इससे एक तरीके से ब्लॉकेट कर दिया गया था बहुत सारे क्षेत्रों को। तो ऐसे में ब्रिटेन अन्य यूरोपीय देशों को जो निर्यात करता था वो नहीं कर पाता था। तो ऐसे में 1806 से 1808 के बीच का जो समय है, 1806 से 1808 का समय, इसमें क्या हुआ कि ब्रिटेन का अन्य यूरोपीय देशों को होने वाला जो निर्यात था वो कहां से कहां चला गया, 50% से कम होकर 25% चला गया। समझ सकते हैं, 50% कम हो गया व्यापार। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से अब यही सारी चीजें थी कि अब क्या हुआ कि जब अन्य यूरोपीय देशों को होने वाला निर्यात कम हुआ, तो ब्रिटेन के जो पूंजीपति थे उन्होंने सरकार पर इस बात का दबाव डाला कि आपके पास भारत जैसा इतना बड़ा उपनिवेश है, इतना बड़ा मार्केट है, आप उसको ओपन करिए, खोलिए मुक्त बाजार। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे अगले स्लाइड में कि मुक्त बाजार। ठीक है,
ये मुक्त बाजार व्यवस्था लागू होती है। इसको पहले ही जो है अमेरिकी क्रांति के समय इसे लाया जा चुका था, इस बात को कि नहीं ये पॉलिसी लागू होनी चाहिए। तो ऐसे में इस एक्ट के थ्रू ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने इस पर दबाव डाला सरकार पर, और इन कारणों की वजह से 1813 का चार्टर एक्ट आया है। और अब देखते हैं, ये था बैकग्राउंड। चूंकि ये इतिहास लगभग जो ये सेक्शन है भारत का संवैधानिक इतिहास, अगर हम इसे हिस्ट्री से नहीं कनेक्ट करेंगे, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे जो प्रोविजंस होते हैं वो पॉलिटी के बुक में छोड़ दिए जाते हैं कि नहीं इसे हटा दें, ये जरूरी नहीं है। ये हमारा क्या मानना है कि अगर आप हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का ही भाग है, इंपॉर्टेंट भाग है, अगर इसको आप छोड़ देंगे तो आप पूरी तरीके से क्लैरिफाई नहीं हो पाएंगे कि नहीं आखिर आया क्यों और उसका इम्पैक्ट क्यों पड़ा। क्योंकि ये जो भारत का संवैधानिक विकास है, इसका इतिहास है, ये ट्रांजिशन फेज हम मानते हैं। ये पॉलिटी में भी पढ़ाया जाता है और ये हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। इसलिए चांसेस हैं इसके कि मेंस में भी, वो चाहे ये फर्स्ट पेपर जो जीएस का फर्स्ट पेपर है वहां पे पुट अप कर सकते हैं क्वेश्चन एज अ हिस्ट्री क्वेश्चन, और सेकंड पेपर में एज अ पॉलिटी क्वेश्चन में जो है इसको पूछा जा सकता है। और सेकंड ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वहां पे बेहतर चांसेस होते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रांजिशन फेज है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एक दूसरे को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। और इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वो दोनों में काम आता है, इसलिए हमें उसको बेहतर ढंग से हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो, दोनों को सबमर्ज करके उसका जो है अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसे में हम इसे बेहतर राइटिंग कर सकते हैं मेंस में भी, और इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सकती है। क्लियर? तो आइए अब हम देख लेते हैं 1813 का चार्टर एक्ट के जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान है। क्लियर?